आज का ज़माना हार्ड वर्क का नहीं, स्मार्ट वर्क का है। अगर आप स्मार्ट वर्क करोगे तो आपका कोई भी काम चुटकी में हो सकता है। एक ठेला खींचने वाला जो है वो भी तो मेहनत ही कर रहा है, और डीएम साहब भी मेहनत ही कर रहे हैं, लेकिन ठेला खींचने वाला की मेहनत को कोई वैल्यू नहीं। रिसोर्सेज कम रखिए, ठीक है, मिनिमम रिसोर्सेज और मल्टीपल रिवाइज, ठीक है। कोई एक बुक चूज कर लीजिए, ठीक है, और उसको जितना बार आप रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा माइंड जो है सो बहुत ही छोटा है और इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। टॉपर का जेआरएफ का मैंने इंटरव्यू किया है, सबने कहा है कि हम सेल्फ स्टडी से किए हैं, और यूट्यूब पे कितने सारे हैं लोगों को ये करा देंगे वो करा देंगे ऐसे हो जाएगा, और लगता है कि यही करा रहे हैं, यही भगवान है, देवदूत बैठे हैं, कुछ का करते ही होंगे। लेकिन अधिकतर जो मैंने जेआरएफ का इंटरव्यू किया है उससे तो यही समझ में आया है कि स्वाध्याय को इन्होंने आधार बनाया है और इसके लिए को भेजा है। ऐसा है कि आजकल मार्केटिंग का जमाना, जो दिखता है वही बिकता है। वो तो दिखाना भी जरूरी है। हाँ, टीचर सबको मजबूरी हो गया, वो पढ़ाते कम हैं, दिखाते ज़्यादा। कोट पैंट पहन के अपना हाँ ऐसे है जेआरएफ निकाल लो, ऐसे कर लो, यहाँ से निकल रहा है, तो ये सब जो माहौल बनाते हैं, बच्चा तो कम उम्र का भ्रमित हो ही जाएगा। हाँ, आप जैसे देखिए, मेरा ये, मैं ऐसे अगर पढ़ाऊँ तो उतना व्यूज़ नहीं आता, लेकिन मेरे पास एक स्कॉर्पियो भी है कि हम एक रूम में 2 लड़के रहते हैं, 250-250 रुपये उस समय लगता था, 2 बेड लगा हुआ था, और आप अकेले 2 रूम लिए हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैं पीएचडी कर रहा हूँ, मुझे सरकार की तरफ से पैसे मिलते हैं और मेरे पापा ऊपा नहीं देते। तो उसी समय मैं भी लक्ष्य कर लिया कि मैं भी पीएचडी करूँगा, और तब उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया कि आप जो है सो आप बड़े विश्वविद्यालय से करिए, और तभी से हाँ। देखिए कि एक बात समझने वाली है कि अगर सही उम्र में एक सही सलाह मिल जाता है कि ना कोई दोस्त, ना कोई जान पहचान का, गरीब आदमी से कौन दोस्ती करता है। नमस्कार, मैं दर्शन सुधाकर आपका स्वागत करता हूं, और हमारे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र अमित जी हैं, जिन्होंने कि हिंदी से जेआरएफ पास किया है। इनका बीए और एमए दोनों ही दिल्ली विश्वविद्यालय में ही संपन्न हुआ। इनसे जानेंगे कि जेआरएफ के लिए उन्होंने किस तरह से रणनीति अपनाई थी ताकि हिंदी पट्टी और हिंदी विषय के विद्यार्थियों को इससे सीधा लाभ मिल सके। सबसे पहले आपका चैनल पर स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद इंटरव्यू करने के लिए और हमारी आवाज़ बहुत लोगों तक पहुंचाने के लिए। और सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा, जो कि हमारे पूरे जीवन का मूल मंत्र रहा है कि हारा वही जो लड़ा नहीं। और मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि कहाँ से मैंने शुरुआत करी। मेरा जो जन्म है बिहार के एक छोटे से गाँव में हुआ, जमुई ज़िले में, और मेरे पिताजी पेशे से ट्रक ड्राइवर थे, और मेरे घर में मैं पहला बच्चा था जो कि मैट्रिक पास किया, चाहे वो नानी घर की तरफ से देखें या मेरे अपने बाबा आपके परिवार में आप मैट्रिक पास करने वाला पहला बच्चा थे। हाँ, उसके बाद जब मैं बचपन में, आप अभी भी देख सकते हैं कि थोड़ा मेरा हाइट जो है कम है, तो बचपन में डॉक्टरों ने कह दिया था कि लड़का कभी चल नहीं पाएगा। बहुत जगह हमको दिखाया गया, जैसी परिवार की आर्थिक स्थिति पटना तक उन्होंने दिखाया और कह दिया कि लड़का चल नहीं पाएगा। लेकिन फिर अपनी मेहनत से, या जैसे भी भगवान की कृपा, ईश्वर की कृपा कह सकते हैं, कि फिर धीरे धीरे मैं चलने लगा। और जब मैं शुरुआत में गाँव में किसी भी टीचर के पास हमको पढ़ने के लिए हमारे माता पिता भेजते थे, तो कहते थे कि लड़का इतना मंदबुद्धि है कि कभी नहीं पढ़ पाएगा। हमको एक लिखने में 7 साल का उम्र लग गया, एक लिखना नहीं आता था। तो इस तरीके से हमारी जर्नी की शुरुआत हुई। जो शुरुआत रहा पढ़ाई का, काफ़ी संतोषजनक नहीं रहा। हाँ, मतलब मैं था तो छोटे जगह से, लेकिन मेरा सपना हमेशा बड़ा था। और इस चीज़ को मैं कहूँगा कि मेरा बचपन से ही अखबारों के प्रति रुझान बहुत ज़्यादा था, और उससे क्या होता था कि पढ़ने के प्रति मेरे अंदर जो है सो मैं ये आपसे ये जानना चाहूँगा कि 10वीं और 12वीं में और ग्रेजुएशन में आपका कैसा प्रदर्शन रहा, और 10वीं और 12वीं में जाहिर सी बात है अच्छा नंबर आपने लाया होगा, तभी तो दिल्ली विश्वविद्यालय का सफर तय कर पाई। किस तरह की क्या परिस्थिति थी नंबर के साथ? 10वीं की मैं याद करता हूँ कि जब मैं 7-8 क्लास में था, तो हमारे पिताजी की आर्थिक स्थिति एकदम खराब हो गई, तो उन्होंने मुझे कुछ दिन के लिए प्राइवेट स्कूल में पढ़वाया। उसके बाद मेरा शहर में एक मकान भी छोटा सा लखीसराय में उन्होंने बनवा लिया। तो उस वजह से क्या हुआ कि हम लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज आ गया, तो एक प्राइवेट स्कूल में मैं जाता था, उसको छुड़वा दिया गया, और उसके बाद एक गाय खरीद लिया गया घर में, और बोला गया कि इससे कुछ आर्थिक स्थिति हमारी सही होगी, पिताजी भी गाड़ी चलाएंगे, और प्राइवेट नौकरी थी, कभी उनको गाड़ी चलाना मिलता था, कभी नहीं भी मिलता था। और उसके बाद अचानक क्या हुआ, जब मैं 8 क्लास में था, फिर कुछ बच्चों को मैंने देखा कि वो 10th का एग्जाम दे रहे हैं डायरेक्ट, मतलब बिना कहीं। तो मेरा बचपन से लिखावट, जो कि अपने से हम कर सकते हैं, है ना, लिखावट बहुत अच्छा था, और अखबार पढ़ने की जो रुचि थी, तो कोई भी किताब जो हिंदी में होता था उसको मैं पढ़ता था बहुत रुचि से। कभी हमारे गार्जियन को ये कहना नहीं पड़ा कि मतलब कि तुम पढ़ो, कोई भी किताब अगर हिंदी की मिल जाए तो मैं उसको पढ़ते रहता था, क्योंकि इंग्लिश उस समय आती नहीं थी। मैं इंग्लिश, तो मैट्रिक में कितना नंबर आया? तो मैं 8 पढ़ा, उसके बाद डायरेक्ट मैट्रिक का एग्जाम दे दिया, और यही मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। और ये मैं अपने गांव के स्कूल से दिया था, तो मैट्रिक में उस समय मेरा 65% आया। 2009 की बात मैं कर रहा हूँ, तो उस समय मैं स्कूल में टॉप 5 में लगभग था। तो बताइए, जो लड़का 8 में पढ़ रहा है और वो मैट्रिक का परीक्षा दे और 65% ले आए, तो बहुत बड़ी बात थी। तो दिल्ली विश्वविद्यालय में कैसे नामांकन करा? और उसके बाद लोगों ने बहुत प्रोत्साहन दिया कि बहुत अच्छा हुआ। फिर सब दोस्तों को देखा देखी मैं साइंस ले लिया, ठीक है, और मैं 9-10 तो उतना अच्छा से पढ़ा नहीं था, तो मेरा बेस तो अच्छा नहीं था, और साइंस लेके मैं चलाया भागलपुर। जैसे कि आमतौर पे लोग मैट्रिक पास करने के बाद भागलपुर और पटना, वहाँ पर मैं छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा कर लाल कोठी में मैं एक रूम ले लिया, और वहीं परबत्ती के आसपास है ये, तो वहीं मैं रहता था और ट्यूशन पढ़ा के किसी तरीके से 10+2
वहीं से किया। और उसी दौरान जिस लॉज में मैं रहता था, वहाँ तिलका मांझी यूनिवर्सिटी से पीएचडी वाले बहुत सारे बच्चे रहते थे। तो मेरी तो आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, मैं तो ट्यूशन पढ़ा के किसी तरीके से अपना काम चला रहा था। उसमें देखता था किसी भैया को कि एक रूम अकेले लिए हुए हैं, उसमें किताब एकदम भरा हुआ। किताबों से प्यार मुझे बचपन से था, भले किताब खरीदने की मेरी औकात नहीं थी, लेकिन किताबों से लगाव मुझे बचपन से था। तो मैं उन भैया से पूछता था कि आपके पिताजी क्या कोई बहुत बड़े जमींदार हैं या कोई बहुत बड़ी नौकरी करते हैं कि हम एक रूम में 2 लड़के रहते हैं, 250-250 रुपये उस समय लगता था, 2 बेड लगा हुआ था, और आप अकेले 2 रूम लिए हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं पीएचडी कर रहा हूँ, मुझे सरकार की तरफ से पैसे मिलते हैं और मेरे पापा ऊपा नहीं देते। तो उसी समय मैं भी लक्ष्य कर लिया कि मैं भी पीएचडी करूँगा। और तब उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया कि आप जो है सो आप बड़े विश्वविद्यालय से करिए, और तभी से देखिए कि एक बात समझने वाली है कि अगर सही उम्र में एक सही सलाह मिल जाता है कि अच्छे विश्वविद्यालय से आप ग्रेजुएशन कीजिए या एमए कीजिए, तो एक तरीके से वो कारगर होता है और विद्यार्थियों के लिए काफ़ी लाभ होता है। तो आपको वो जो है टीचर मिल गए, ऐसे टीचर मिल गए जिन्होंने आपका जीवन संवारा। कहा जाता है कि संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जाते हैं। जैसी आपकी संगति है, तो कोई भी इंसान अगर सफल होता है तो कहीं ना कहीं उसकी संगति का असर तो वो जो व्यक्ति हैं कौन है और अभी कहाँ पर है? अब अभी उनसे मेरा कोई परिचय, कोई कांटेक्ट नहीं रहा, लेकिन मुझे याद है कि अगर वो मोटिवेशन नहीं देते, अगर मैं उनको नहीं देखता, शायद वो दर्शन शास्त्र से पीएचडी कर रहे थे और उनका नाम सुधांशु था, जहाँ तक मुझे याद है। और उनसे मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, क्योंकि 2009 के टाइम में उन्होंने क्या कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाकर एडमिशन ले लो। तो कैसे कराए? अब मैं जब 10+2 का एग्जाम दिया, और उस समय मार्च में एग्जाम होता था और रिजल्ट आता था बिहार बोर्ड का अप्रैल मई में जाकर, 3-4 महीने अभी की तरह अपडेटेड नहीं था। किस ईस्वी की आप बात कर रहे हैं? ये 2011 की बात कर रहा हूँ, 9 में मैट्रिक किया, 11 की बात कर रहा हूँ। अब हुआ कि मुझे तो दिल्ली जाना है, लेकिन मेरा ना कोई दोस्त, ना कोई जान पहचान का, गरीब आदमी से कौन दोस्ती करता है ना, वही। तो फिर क्या था, आप मैं जिस तरह अपने से परिवार में नजर दौड़ाने लगा कि कोई छोटा मोटा काम भी दिल्ली में मेरा परिवार का कोई करता है। तो दूर दराज का मेरे मौसा के एक पिताजी दिल्ली में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे, मुझे पता लगा। अब संजोग ऐसा था, मेरी किस्मत कहीं अच्छी थी कि वो घर आए हुए थे, और मैं सीधा नवादा जिला में उनका गाँव था गोसपुर, तो वहाँ चला गया। अब वो देखे उस समय और मैं दुबला पतला था, उम्र मेरी 15-16 साल की होगी। तो मैं उनको कहा कि मैं आपके साथ दिल्ली जाऊंगा, जो आप काम करते हैं वही काम मैं करूंगा रात में सिक्योरिटी गार्ड का, और दिन भर जो है सो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाऊंगा, कैंपस में पता लगाऊंगा आखिर यहाँ एडमिशन कैसे होता है। तो वो माने नहीं कि नहीं तुम इतना छोटा बच्चा है, हम कैसे तुमको लेके जा सकते हैं, नाबालिग है, कोई तुमको नौकरी भी नहीं देगा। लेकिन मैं किसी तरीके से ज़बरदस्ती करके उनके साथ हो लिया, है ना। और उसके बाद महाबोधि एक्सप्रेस खुलती है गया से दिल्ली के लिए, उसके जनरल डब्बे में किसी तरीके से मैं उनके साथ बैठ के दिल्ली पहुँच गया। और जब मैं दिल्ली पहुँचा तो उन्हीं को बोला भाई किसी तरीके से हमको कहीं जॉब लगा दीजिए। तो लास्ट में वो एक टाइगर फोर्स सिक्योरिटी कंपनी थी, उसी में उन्होंने मेरी नौकरी लगवा दी किसी तरीके से, कह के कि नहीं नाबालिग नहीं है ये वो करके। लेकिन यहाँ भी कहिए कि मेरा जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। जो मेरी नौकरी जिस सोसाइटी में लगा, उस समय रॉबर्ट वाड्रा, जो कि आपको पता है सोनिया गांधी के दामाद हैं और प्रियंका गांधी के पति हैं, उस सोसाइटी में रहते थे, और वहाँ पे ही मेरी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी। कोई जयपुर के बिजनेसमैन थे जो कि फ्लैट उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया था वहाँ पर, और उनको एक सिक्योरिटी गार्ड की आवश्यकता थी कि कोई इसका देखभाल करे। तो मेरी नौकरी वहाँ पे लग गई। रात की ड्यूटी थी, रात में मैं 6 बजे शाम को वहाँ जाता था, सुबह के 6-7 बजे तक मेरी ड्यूटी थी। तो मैं वहाँ रहता था, दिन भर दिल्ली का चक्कर लगाता था, कभी नॉर्थ कैंपस, कभी साउथ कैंपस, दिल्ली यूनिवर्सिटी। हाँ, कि यहाँ पे एडमिशन कैसे होता है। अब एडमिशन उसमें पता लगा कि कट ऑफ पर होता था, कि जिसका उस समय ज़्यादा नंबर आया उसका। तो एंट्रेंस का सिस्टम आज की तरह सीयूईटी वाला नहीं था, तो जितना नंबर आपको आएगा मेरा भी वैसे ही हुआ था, कट ऑफ पे। तो पता लगाते गया दिन में, मतलब कि इसी तरह करता था। कितना कट ऑफ जा रहा है, और उस समय मेरा विषय भी निर्धारित नहीं था कि मैं हिंदी ही लूँगा, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से था। उसके बाद पता लगाते लगाते निश्चय किया कि पता चला कि सबसे खराब विषय हिंदी है, हिंदी में एडमिशन मिल जाएगा कम नंबर पे भी। मैंने कहा कि बस मुझे इस विश्वविद्यालय में जगह मिल जाए, कोई भी विषय हो, कोई भी विषय हो, अगर ये मुझे शरण दे देता है तो मैं कुछ ना कुछ कर लूँ। तो मैंने निर्णय ले लिया कि जिस विषय में, और हिंदी में तो मेरी स्वाभाविक से हिंदी अखबार पढ़ने की वजह से हिंदी में मेरी पकड़ था। अच्छा, ये तो बता दिया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका कट ऑफ से एडमिशन हो गया। नेट और जेआरएफ के लिए अब ये बताइए कि बच्चा जो है ऐसा कौन सा एक तरीके से मूल मंत्र को फॉलो करे कि 2 महीने में, जो 2.5 महीना बचा है, उसमें वो बच्चा जेआरएफ हासिल कर ले। कौन सी ऐसी रणनीति, आपके पास कोई ऐसा नुस्खा, कोई दवाई, कोई मोटिवेशन या कोई ज्ञान है, वो बताइए। हाँ, देखिए मेरे पास है नुस्खा, और कोई भी चीज़ जो है ना नुस्खा से ही निकलता है, क्योंकि आज का ज़माना हार्ड वर्क का नहीं, स्मार्ट वर्क का है। अगर आप स्मार्ट वर्क करोगे तो आपका कोई भी काम चुटकी में हो सकता है। एक ठेला खींचने वाला जो है वो भी तो मेहनत ही कर रहा है, और डीएम साहब भी मेहनत ही कर रहे हैं, लेकिन ठेला खींचने वाला की मेहनत को कोई वैल्यू नहीं है ना। तो उसी तरीके से मैं कुछ चीज़ें इसमें आपको बताऊंगा कि किस तरीके से। तो सबसे पहला क्या है कि आप सिलेबस जो है पूरी तरीके से बाय हार्ट याद कर लीजिए, पहला स्टेप। क्योंकि हम पी लेना है उसको उठा, हाँ एकदम बाय हार्ट, आपको एक एक यूनिट आपकी जिह्वा पे होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमको अगर कहीं जाना है और रास्ता ही पता नहीं, वो मैप है आपका, है ना। उसके बाद फिर क्या? हाँ, जब आपका सिलेबस जैसे आपको आपके दिमाग में पूरी तरीके से बैठ जाएगा, तो आपको स्पष्ट होने लगेगा कि आप कितनी पानी में हैं, किस यूनिट पे काम करने की कितनी ज़रूरत है। उसके बाद आप क्या काम करिए, कोई एक किताब डिसाइड, क्योंकि आप जो है यहाँ पर रिसोर्सेज कम रखिए, ठीक है, मिनिमम रिसोर्सेज और मल्टीपल रिवाइज, ठीक है। कोई एक बुक चूज कर लीजिए, ठीक है, और उसको जितना बार आप रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा माइंड जो है सो
बहुत ही छोटा है और इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, तो वो तभी हमारे माइंड में रह सकता है जब हम उसको बार बार रिकॉल करेंगे, बार बार उसको हम रिवाइज करेंगे।